बलराम स्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज अपने कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम 2022 के अंदर जो क्वेश्चन में रीजनिंग के जो पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनका सोल्यूशन करेंगे। किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और कैसे उनको सोल्यूशन में लेके आना है, उस चीज के ऊपर आज अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के बैच हैं, लाइव बैच SCI का, BCI का। अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ऑफलाइन बैच 4 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुआ है। ऑफलाइन बैच 4 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुआ है। भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के अंदर सरजीत सर के द्वारा करवाया जाएगा। बाकी सभी टीम मेंबर्स के द्वारा आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से करवाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर के अंदर से। एग्जामिनर ने आपको कहा है कि द कैलेंडर फॉर द ईयर 2009 विल बी द सेम एज दैट ऑफ द ईयर। ये कहता है एग्जामिनर कि वर्ष 2009 का कैलेंडर इसी मतलब शताब्दी के अंदर आगे किस कैलेंडर के समान होगा। देखो, कैलेंडर का टॉपिक अपने बढ़िया तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें छोटा शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूं। इसमें शॉर्ट तरीके से बता देता हूं कि अगर 2009 की बात कर रहा है, कोई भी लीप ईयर है, मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको। इसमें 3 मेथड याद रखने हैं। इस टाइप का अगर किसी भी सन से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जामिनर ने कहा 2009 का, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि 2008 की बात कर रहा हूं। ये एक लीप ईयर है। 2008 जो है ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है मेरे दोस्तों। एग्जामिनर ने कहा कि वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के जैसा होगा, एक जैसा होगा। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन अबे आगामी बताना है क्योंकि सारे सन आगामी दिए हुए हैं। तो देखिएगा 2008 एक लीप वर्ष है। 2008 के बाद में मेरे दोस्तों आता है 2009, उसके बाद में आता है 2010, उसके बाद में आता है 2011। दोस्तों ध्यान से सुनना, प्रत्येक 4 वर्ष बाद में लीप वर्ष आता है सामान्यतः। सामान्यतः क्यों कहा है इसको भी जानने के लिए आपको बैच देखना पड़ेगा। बैच के अंदर रिकॉर्डिंग क्लास देखनी पड़ेगी। बहुत ही इसके अंदर कैलेंडर के अंदर कम से कम 14 टाइप से मैंने अलग अलग 14 टाइप से क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वो देखेंगे अपने। इसने कहा वर्ष 2008 एक लीप वर्ष है। कोई भी लीप वर्ष है उसके जस्ट बाद में आने वाला जो साल है ना, उसका कैलेंडर की दोबारा रिपीटिशन होती है 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद। 2009 कोई भी लीप वर्ष है। कब? जब बीच में कोई नॉर्मल सेंचुरी आए, नहीं आनी चाहिए, लीप सेंचुरी आनी चाहिए। कोई भी लीप वर्ष है उसके जस्ट बाद में आने वाला साल है, उसके कैलेंडर की रिपीटिशन जो होती है वो 6 साल बाद में होती है। अगर मैं बात करूं कोई भी लीप वर्ष है, जैसे 2009 है, 2008 है, उसके जस्ट बाद में 2009 आता है। 2009 में अगर मैं 6 प्लस करूंगा तो 2015 हो जाएगा। मेरे दोस्तों कोई भी लीप वर्ष है उसके जस्ट बाद 30 दूसरे साल के कैलेंडर की जो पुनरावृत्ति होती है वो कितने साल बाद होती है? वो 11 साल बाद होती है, 11 वर्ष बाद। अगर आपसे पूछा जाता 2010 का कैलेंडर कब आएगा तो 2021 में। कोई भी लीप वर्ष है उसके जस्ट बाद के साल के कैलेंडर की पुनरावृत्ति 6 साल बाद होती है। कोई भी लीप वर्ष है उसके जस्ट बाद आने वाला दूसरा साल है, उसके कैलेंडर की पुनरावृत्ति दोबारा रिपीट जो होगा 11 साल बाद में होगा। और मेरे दोस्तों कोई भी लीप वर्ष है उसके जस्ट बाद आने वाले तीसरे साल का कैलेंडर भी 11 वर्ष बाद दोबारा रिपीट होगा। अगर आपसे पूछा जाता 2009 का कैलेंडर तो आपने कहना 9 + 6 करेंगे 15, ये आ गया। अगर आपसे पूछा जाता 2010 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी तो आपने कहना है 10 + 11 21 21। और अगर आपसे पूछा जाए 11 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी तो 11 + 11 करेंगे 22, 2022 के अंदर।
उसके बाद दोस्तों 2012 भी आता है। 2012 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2009 2008 के जस्ट बाद में आने वाले साल के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अब अगर एग्जामिनर आपको 2004 देता और 2005 पूछता आपसे, 2005 पूछता तो 6 साल बाद, 2006 पूछता तो 11 साल बाद, 2007 पूछता तो भी 11 साल बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति। 2004 लीप है और 2008 भी लीप है। 2008 के बात करें या 2012 की बात करें तो उसकी पुनरावृत्ति थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर है। पहले अपने ये क्वेश्चन जो पूछा है वो अटेम्प्ट कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा एग्जामिनर ने, क्या पूछा हमसे? एग्जामिनर कहता है नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट अपने पास, जिनका अनुसरण दो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड द्वारा किया गया है। ये अपने पास निष्कर्ष है दो, ये स्टेटमेंट आ गए। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है। आपके पास जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे आपने बिल्कुल सत्य मानना है। स्टेटमेंट में एग्जामिनर कुछ भी बोले हमारे लिए वो बिल्कुल सही रहेगा। एग्जामिनर कहे कुछ गाय भैंस है तो गाय भैंस करना पड़ेगा, अपने को गाय को भैंस मानना पड़ेगा। एग्जामिनर कहे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कई बार क्या करते हैं बच्चे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन उनके सामने आ जाए, कुछ गाय भैंस है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, वो कहते हैं सर ये इस टाइप से तो हो ही नहीं सकता, गाय कभी भैंस नहीं होती। एग्जामिनर ने ये लाइन बोली है, आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है। तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। आपके पास में एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद में कंक्लूजन है, दो स्टेटमेंट देने के बाद में दो कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ के उसके बाद जो कंक्लूजन आपसे पूछा गया है आपने बताना है कि तार्किक रूप से कौन सा कथनों का अनुसरण करता है, मतलब निष्कर्ष दिया गया है वो कथनों का अनुसरण करता है। तो दोस्तों चलते हैं। पहला इंग्लिश मीडियम भी है, ये आगे क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम वाले आगे चेक कर लेना। पहला, कोई स्कूटर बॉल नहीं है, कोई स्कूटर बॉल नहीं है। एग्जामिनर ने कहा कोई स्कूटर बॉल नहीं है, नो स्कूटर इज बॉल, नो बॉल इज विकेट। तो दोस्तों जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मेरे बच्चों को जो लाइव क्लास में हो या क्लासरूम में बैठे उन बच्चों को जो मैं करवाता हूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इसमें 10 पॉइंट है। अगर बच्चा 10 के 10 पॉइंट याद कर लेता है तो आगे कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसे 100% सही करोगे, बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा अपना, 100% सही उत्तर रहेगा। मैं 10 पॉइंट है, इनके 10 पॉइंट लिखवाता हूं क्लास के अंदर, बस वो 10 पॉइंट अपने को याद रखने और सभी क्वेश्चन जो हैं उनमें एक एक दो दो पॉइंट जैसे आपसे पूछेगा उनको अमल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जामिनर ने कहा कोई स्कूटर बॉल नहीं है। मेरे दोस्तों यहां मैंने स्कूटर बनाया, स्कूटर के लिए मैंने एस लिख दिया। एग्जामिनर ने कहा कि कोई स्कूटर बॉल नहीं है, स्कूटर और बॉल के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब स्कूटर बॉल नहीं है तो बॉल स्कूटर नहीं है, इसलिए मैं दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगाऊंगा। इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है। अब आप कह दो जी हमारे सर ने तो दूर दूर रखने को कहा था, दूर दूर रखने को कहा था, इनके बीच में क्रॉस का साइन लगाने का नहीं कहा। जब भी पॉसिबिलिटी की बात बनती है तो दूर दूर अलग अलग रखे होंगे तो आप पॉसिबिलिटी बना दोगे। मेरे दोस्तों अगर मैं कह दूं ये स्कूटर है और ये बॉल है और बीच में, अब जब स्टेटमेंट आपको दे दिया, एग्जामिनर ने आपसे कंक्लूजन पूछा तो आप कंक्लूजन में इसकी पॉसिबिलिटी बना देते हो, इसलिए मैं बीच में क्रॉस का साइन लगवाता हूं कि इसने कहा कोई स्कूटर बॉल नहीं है। स्कूटर और बॉल का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी माध्यम से अटैच नहीं है, दोनों को मैंने इसलिए अलग अलग कर दिया। दूसरा, इसने कहा कोई बॉल विकेट नहीं है। पहला स्टेटमेंट का कोई स्कूटर बॉल नहीं है, मैंने स्कूटर और बॉल को अलग अलग कर दिया। दूसरा इसने बोला कोई बॉल विकेट नहीं है, अब मैं बॉल और विकेट दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगाता हूं, चाहे मैं इधर कर दूं, चाहे मैं इधर कर दूं, चाहे यहां लगा दूं, चाहे यहां लगा दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने बॉल को यहां लिख दिया, विकेट को। इसने कहा कोई स्कूटर बॉल नहीं है और कोई बॉल विकेट नहीं है, तो मैं बॉल और विकेट के बीच में भी क्रॉस का साइन लगाऊंगा। मेरे दोस्तों आपको बता देता हूं कि स्कूटर का संबंध बॉल से नहीं और बॉल का संबंध विकेट से नहीं है, तो स्कूटर और विकेट का संबंध हमें पता नहीं है।
हमें एग्जामिनर ने बताया नहीं है। एग्जामिनर ने कहा कि जितनी आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने उसको सत्य बताना, सत्य मानना है, और उसके अलावा मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। तो हमें कुछ बताया नहीं तो हमें कुछ मानना भी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका दोस्त है, आपकी इसके साथ नहीं बनती, दोस्त के साथ नहीं बनती, कई बार ये व्यक्ति है, इसके साथ इसकी नहीं बनती और इन दोनों के आपस में नहीं बनती, लेकिन इन दोनों के बारे में मुझे नहीं बताया कि इन दोनों के आपस में बनती है कि नहीं बनती, मुझे इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। कंक्लूजन में क्या कहा है? पहला, कोई स्कूटर विकेट नहीं है। मेरे दोस्तों एग्जामिनर कहना चाहता है कि कोई स्कूटर विकेट नहीं है। क्या आपको स्कूटर और विकेट के बारे में बताया है? नहीं। तीन व्यक्ति है, मान लीजिए एक का नाम ए है, एक का नाम बी और एक का नाम सी है। ए की बी से नहीं बनती, बी की सी से नहीं बनती, ए और सी के बारे में मुझे बताया नहीं है कि बनती है कि नहीं बनती इनकी आपस में। इसीलिए एग्जामिनर पूछ रहा है कि कोई स्कूटर विकेट नहीं है। सही है या गलत है? आपको सही और गलत में आंसर देना है जी, नहीं है जी, हो सकता है जी, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना है। आप ये टॉपिक जब भी करते हैं, इस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, न्याय वाक्य। न्याय वाक्य, आपके द्वारा एक जज की भूमिका निभानी है, एक जजमेंट करनी है, जज की तरह न्याय करना है। जज ने पूछा आपसे कोई स्कूटर विकेट नहीं है, कहते कोई स्कूटर विकेट नहीं है, मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इसके बारे में बताया नहीं है, और जिसके बारे में मुझे बताया नहीं और मुझे पता नहीं है वो चीज गलत है, बस। अब जज के सामने अपने किसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, जज से किसी और मुद्दे पर बात करते हैं, तो जज अपने को ये कहेगा जी मुझे नहीं पता है जी, तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, पता नहीं है, तो ये चीज गलत है। इसने फिर कहा सभी विकेट स्कूटर हैं, पहले कहता है कोई स्कूटर विकेट नहीं है, मुझे नहीं पता जी, गलत है। फिर कहता है सभी विकेट स्कूटर हैं, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है जी, इसके बारे में भी नहीं पता है, इसके बारे में भी नहीं पता है। तो एग्जामिनर ने कहा कि इसमें से आपका कौन सा निष्कर्ष होगा? तो दोनों के दोनों गलत हैं। पहला कथन एक अनुसरण करता है, ये तो गलत हो गया। कथन दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत हो गया। निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों कर ही नहीं रहे हैं किसी कीमत पे। तो इसने कहा न तो निष्कर्ष एक और न ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो अपना ये हो जाएगा। इसमें भी या की कंडीशन भी लगती है मेरे दोस्तों, या की कंडीशन भी लगती है। या की कंडीशन कब लगती है? वो पॉसिबिलिटी बनेगी। या की कंडीशन कब लगेगी? एक बार एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बोला जाए, तब या की कंडीशन लगती है। अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोला है, लेकिन इसमें या क्यों नहीं लगा? ऑप्शन में दिया नहीं एक तो, और दूसरी बात इसमें या नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कोई और कुछ में या लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब समय 4:25 पूर्वाह्न है, 4:25 पूर्वाह्न मतलब AM का समय। घड़ी है अपने पास, दीवार घड़ी की बात करते हैं। दीवार घड़ी में चाहे सुबह के 4 बजे हो चाहे दोपहर के 4 बजे हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण उतना ही रहेगा। जब भी घड़ी को सेट करते हैं तो ये नहीं देखते सुबह के कि शाम के, क्योंकि दीवार घड़ी से संबंधित बात कर रहा है। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:25 AM। इसको कोण को ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, वो मैं आपके बीच लिख रहा हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है कोण बराबर, अब आप बस क्लॉक के अंदर बस एक फॉर्मूला यही बड़ा है, इसके अलावा बाकी सभी फॉर्मूले छोटे हैं। कोण बराबर मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे इंटू 30, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब सुनो, कोण बराबर समय है 4:25 का, हमें निकालना है कोण। एंगल क्या होगा? कोण निकालना है तो कोण बराबर मिनट, मिनट का मान कितना है 25, कोण बराबर मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे कितना है? बजे है 4 बजकर, बजे है 4, 4 इंटू 30, ये आ गया दोस्तों। अब मैं 25 इंटू 11/2 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12, 4 3 जा 12, 400 120, 30 को 4 से करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको काटना है, अब इसको काटेंगे। पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, 25 एकम 25 2, 25 एकम 25, 25 से 2 27, 275/2 माइनस 120 आ गया।
अब दोस्तों इसको काटते हैं, जब इसको काटते हैं तो 1 3 7 और 5, 137.5 आ गया। 137.5 में से 120 120 माइनस करेंगे तो 17.5, मतलब 17.5 17.5, ऑप्शन नंबर बी। और ये किसका मान है? कोण का मान है, तो उसके ऊपर कोण लग जाएगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला है, जब भी आपसे क्लॉक में कोण पूछा जाए तो सिंपल सा है, कोण बराबर मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे इंटू 30। केवल क्लॉक में एक ही फॉर्मूला बड़ा है, बाकी सभी फॉर्मूले नॉर्मल है। एग्जामिनर ने पूछा 4:25 का समय है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, सेकंड वाली सुई की बात नहीं कर रहा, केवल मिनट और घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहा है। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसका फॉर्मूला कोण बराबर मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे इंटू 30 की बात करेंगे। 4:25, मिनट का मान है 25, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे 137.5 आ जाएगा। उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो 137.5 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सूचना को पढ़ें। 6 दोस्त दिए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर देखें। 6 दोस्त हैं, ABCDEF, एक पंक्ति में बैठे हैं। F B के बाईं ओर D के दाईं ओर है। F B के बाईं ओर और D के दाईं ओर है। C A के बाईं ओर, A और D के बीच में एक दोस्त है। E तथा B के बीच 2 दोस्त हैं, तो D ठीक दाहिने कौन बैठा है? दोस्तों देखो, एग्जामिनर ने आपको बताया है रैंकिंग में किस हिसाब से एक पंक्ति में बैठना है, किस हिसाब से पंक्ति में बैठना है। मेरी बात सुनो, जब भी अपने को बोला जाए कि 6 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, मुझे बताओ दोस्तों, क्या आपको पता है कि दोस्त किस ओर मुंह करके बैठे हैं? एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि उत्तर की तरफ मुंह है, पूर्व की तरफ मुंह है, दक्षिण की तरफ मुंह है, किधर मुंह करके बैठे हैं। सुनो, अगर मैं आपकी तरफ पीठ करके ऐसे खड़ा हूं, ये मैं हूं, मान लो ये मैं हूं, तो मेरा इस साइड बायां हो जाएगा। ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां है। इधर वाला लेफ्ट है, इधर वाला राइट है। सुनो दोस्तों, अगर मैं आपकी तरफ पीठ करके ऐसे बैठूंगा तो इधर वाला मेरा बैठने वाला बायां होगा और इधर वाला दायां होगा। अगर मैं आपकी तरफ मुंह करके बैठ जाऊं, तो मेरा इधर वाला बायां होगा और इधर वाला दायां होगा। अब आप कहोगे एग्जामिनर ने तो हमें बताया ही नहीं किस तरफ मुंह करके बैठाना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नियम होता है, जब भी आपके पास में किसी व्यक्ति विशेष को बैठाने के लिए मुंह करके बताया नहीं है कि किस तरफ मुंह करके बैठा है, तब आपने उन सभी को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठाना है। आपने इन सबको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठाना है। दोस्तों, आपने इन सबको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठाना है। ये लो जी, अब सुनो कैसे। सभी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मान लीजिएगा ये पंक्ति है, पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठा दिए मैंने, और सभी का मुंह ऊपर, ये मुंह बना रहा हूं इनके मैं, ऊपर सभी का मुंह है, उत्तर दिशा की तरफ सभी मुंह करके बैठे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, पंक्ति का ये जो छोर होता है ना, ये लेफ्ट होता है। पंक्ति का ये जो छोर होता है ये राइट होता है। इधर वाला बायां होता है, इधर वाला दायां होता है। जब ये सारे के सारे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, अगर ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो भी पंक्ति का ये लेफ्ट होगा और पंक्ति का ये राइट होगा। पंक्ति का चेंज नहीं होगा। व्यक्ति विशेष का मुंह अगर चेंज होता है तो उसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, लेकिन पंक्ति का कभी चेंज नहीं होता। सुनो दोस्तों, इसने कहा 6 दोस्त हैं। सबसे पहले इसने कहा है एफ बी के बाईं ओर है, एफ बी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है। मतलब एफ नाम का जो व्यक्ति है वो बी के बाएं, सबका मुंह उत्तर की ओर है। अगर बी यहां बैठेगा तो बी के बाएं इधर होगा। एफ जो है वो बी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है। बिल्कुल हो गया जी। चलो आगे चलते हैं। फिर इसने कहा
सी ए के बाईं ओर है। अब अपने को इनके बारे में बता दिया, एक बार मैं यहां नहीं बना रहा, इसने इतना बता दिया है सी ए के बाईं ओर है। सी जो है वो ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए के बाईं ओर मैंने सी को बना दिया। ए और डी के बीच एक दोस्त है, ए और डी के बीच। अब देखो ए और डी के बीच, अगर डी यहां बैठा है तो यहां अगर ए होता तो बीच में एक दोस्त होता, इधर तो आ ही नहीं सकता, तो ए को मैं यहां बनाता हूं। ए और डी के बीच में एक दोस्त है, और सी है ना वो ए के बाईं ओर बैठा है, सी है वो ए के बाईं ओर बैठा है। अब रह कौन गया? ई और बी के बीच दो दोस्त हैं, ये बी आ गया, और इधर तो आ ही नहीं सकते, ज्यादा बंदे हो जाएंगे, और ई और बी के बीच तो यहां ई आ जाएगा। ई और बी के बीच दो दोस्त हैं, ये आ गए। अब मैं बना देता हूं इनको बी, एफ, डी, ई, ए और सी। अब इसने कहा ठीक दाहिने और कौन बैठा है? हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट साइड, मतलब बिल्कुल दाहिने साइड पे कौन बैठा है? और मेरे दोस्तों दाईं ओर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो बी है, दाईं ओर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो बी है, और ये इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछता कि इस साइड कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है, तो वो सी हो जाता, वो सी हो जाता। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ना उत्तर दिशा की ओर मुंह कराते, इनका मुंह नीचे की ओर रखते, तो बी इधर आ जाता, बी इधर आ जाता, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर चेंज हो जाता, तो बी इधर हो जाता, आप इसका आंसर सी कर देते। लेकिन जब भी आपको न बताए और सबका मुंह आपने उत्तर दिशा की ओर ही मानना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी डी ई एफ और जी, दो नदियां, तीन नहरें और दो घाटियों के नाम हैं। बिल्कुल जी, सुनो दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है जी। बी, जी और डी नहर नहीं है, ई और एफ नदियां नहीं है, सी नहर, ठीक है दोस्तों। चलते अब इस क्वेश्चन, इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, आपने इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपने तीन बिंदु बनाने हैं। पहला इसने कहा नदी, नहर और घाटी, ठीक है जी। दो नदियां हैं इसमें, अपने को पता है नदियां कितनी है, दो। तीन नहरें हैं और दो घाटियां हैं। घाटियां कितनी हैं? दो, बस, ठीक है जी। अब ए बी सी डी ई एफ जी मैं लिख लेता हूं यहां पर, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये मैंने यहां तक लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब आप कह दो जी आप तो डेकोरेट करके कर रहे हो, तो दोस्तों क्वेश्चन को आपने भी सही लहजे से करना है, गलत करना नहीं है, क्वेश्चन को सही करना है आपने। सुनो, इसने कहा, हो गया, बी, जी और डी नहर नहीं है। बी, जी और डी है ना, वो नहर नहीं है। मैं देखो सबसे पहले बी को नहर नहीं बनाता हूं, बी, जी और डी ये नहर नहीं है दोस्तों, ये नहर नहीं, बस मैंने कांटा लगा दिया, ये नहरें नहीं बनेगी और कुछ भी बन जाए चाहे। चलो आगे चलते हैं। फिर इसने कहा ई और एफ नदियां नहीं है, ई और एफ नदियां नहीं है, ई और एफ नदी नहीं है, तो मैं ई और एफ का नदी नहीं बनाता हूं, ये एफ और ई जो है ये नदी नहीं है। उसके बाद में कहा सी नहर है, सी नहर है, सी है ना वो नहर है, ये देखो ये सी है, ये नहर है, सी नहर है, लेकिन एक घाटी है, लेकिन एक घाटी है, ये एक घाटी आ गया। लो जी, अब इसने कहा बी और बी, एफ और जी घाटियां नहीं है, ये कहता है बी, बी, एफ और जी, बी, एफ और जी घाटियां नहीं है। कौन सी तीन नहरें? अब सुनो दोस्तों, मुझे ये बताओ, ये दोनों अगर घाट, बी जो है ये नहीं है, तो बी क्या है? नदी है। हो गया दोस्तों। अब मेरे दोस्तों एफ जो है ये न तो नदी है और न ही घाटी है, तो ये क्या है? नहर हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद अब क्या रह गया? एग्जामिनर ने कहा है, थोड़ा सा लाइट पड़ रही, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी तीन नहरें हैं? दो नहरें तो अपने पास आ गई है, सी और एफ, सी और एफ। ये देखो इसमें सी और एफ है, इसमें सी और एफ है, इसमें सी एफ नहीं है, तो ये तो कट गया। ठीक है जी।
इसमें सी और एफ नहीं है तो ये कट गया, दो ऑप्शन रह गए अपने पास। अब अपने को देखो इसने क्या कहा है, क्या क्या नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है, जी जो है ये नहीं है, तो जी क्या हो जाएगी, एक नदी कितनी बताइए, दो नदियां, तो नदियां कौन कौन सी होगी, बी और जी होगी। नदियां होगी, घाटी कौन कौन सी होगी, वो देखो दोस्तों, घाटी की बात कर रहा है तो घाटी भी बताइए, इसने दो घाटियां बताई और तीन नहरें बताइए। अब एक नहर ये होगी, एक नहर ये होगी। अगर मैं ई को नहर बनाता हूं, क्योंकि अब एक ही नहर, तीन नहरें करनी है, एक नहर ये होगी, एक नहर होगी, और तो ये तीन नहरें हो ही नहीं सकती, तो ये एक ही रह जाएगी, ये नहर हो जाएगी। और घाटी कौन सी हो जाएगी, फिर घाटी ये हो जाएगी, ये घाटी हो जाएगी। तो तीन नहरें कौन कौन सी है, एक तो सी है और एक ई है और एक एफ है, सी ई और एफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है। देखो मैंने यहां इसको रिजेक्ट कर लिया पहले, अब ये रह गया था, मतलब तीन नहरें बनानी, एक नहर ये होगी, एक ये होगी, तो एक बची हुई नहर यही है, इसको टिक कर दिया। बाकी फिर घाटी की बात करेंगे तो अब कौन सा, यहां नदियां अपने पास पूरी हो गई है, तो घाटी वाले कॉलम में यही बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 500 तक की संख्याओं में 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं बराबर। मैथ का क्वेश्चन है, कर लेते हैं फिर भी। देखो 3 और 7 की बात करूं मैं, 3 और 7 की बात करूं, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा, 7 या 21। अब अपने पास 500 तक की बात कर रहा है, 500 तक, तो मैं 500 में किसका भाग दे दूंगा, 21 का भाग दे दूंगा, 21 दुआ 42, ठीक है, 80, 21 तिया 63, 21 4 84, 21 तिया 63, 21 तिया 63, तो 23 जो संख्याएं होगी वो 7, देखो 3 और 7, अगर मान लो ये 30 तक पूछा आपने से, 30 तक ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 30 तक कौन सी संख्याएं जो 7 और 3 और 7 दोनों से विभाजित हैं। अब देखो 3 तक इसमें 10 संख्याएं आती है 3 से विभाजित होने वाली, और 7 से विभाजित होने वाली 7, 14, 21 और 28, इस 7 से विभाजित होने वाली 4 संख्याएं आती है। लेकिन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 21 आएगा, 21 एलसीएम आएगा, तो 21 जो होगा 30 तक कितनी बार विभाजित होगा, एक ही बार विभाजित होगा। मतलब ये दो संख्याएं कौन सी होगी जो दोनों से एक साथ विभाजित होगी, तो वो कौन सी है, केवल एक संख्या आएगी, वो 21 आएगी। इसकी बात करें तो इसमें मैंने 30 में 21 का भाग दूंगा तो भागफल 1 आएगा, इसमें मैंने 500 में 21 का भाग दिया तो भागफल 23 आ गया। मतलब 23 संख्याएं ऐसी है जो दोनों से एक साथ विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following 3-digit number will be the second largest among of them when 2 is subsequent of the middle digit of each number, the position of the first and third digits are interchanged। सुनो दोस्तों, ये कहना चाहता है कि निम्न मतलब ये इतना जो दिया गया है, ये कहना चाहता है कि आपको जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 3 अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं। 3 अंकों की संख्या में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि प्रत्येक संख्या के मध्य अक्षर में से 2 घटाया जाए, पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। देखिएगा, मैं एक बार सभी संख्याएं लिख रहा हूं, यहां पे मैं एक बार सभी संख्याएं लिखता हूं, ऑप्शन जो है उनको यहां लिख रहा हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊं। ये देखो दोस्तों, सभी संख्याएं मैंने यहां लिख ली है आपके सामने। अब इसने कहा कि 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं सभी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का, जबकि प्रत्येक संख्या के मध्य में से 2 घटाया जाए। अब मध्य में से 2 घटाना है, मध्य की संख्या इसमें से 2 माइनस करना है, 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 ये मध्य में माइनस करना है। और पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदलना है मेरे दोस्तों, पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदलना है। यहां 3, यहां 8, और 5 में से 2 गए 3, ये आ गया। यहां इसमें इंटरचेंज करना है, ये देखो, यहां 2, यहां 5 और बीच में 5 आ गया, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, 5 आ गया। यहां अगर इनको इंटरचेंज करें, यहां 9,
यहां 4, 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा, और यहां इनको इंटरचेंज करते हैं 8, 3, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो देखिए ये इंटरचेंज हो गई है। अब इसने कहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मुझे बताओ पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है इनके अंदर। पहली सबसे बड़ी संख्या बन रही है ये 300 की डिजिट में, ये 200 की, ये 900 की और ये 800 की। तो 964 पहली सबसे बड़ी संख्या है। दूसरी पूछा है तो दूसरी 843 दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। दूसरी सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा। तो 843 843 आया, किससे बना है? 368 से। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला नियम ये होता है दोस्तों, एग्जामिनर ने जितना कहा है केवल उतना करना है, जो बोला है बस वही करना है, उसके अलावा अलग से किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष, महिला और संगीतकार के संबंधों को सही रूप में दर्शाता है। अब कई इसमें ऐसे कर देते हैं पुरुष, महिला और संगीतकार। ना भाई, एक पुरुष अलग होगा और एक महिला अलग होगी। मेरे दोस्तों ये पुरुष हैं तो ये महिला होगी। पुरुष कभी महिला नहीं होता और महिला कभी पुरुष नहीं होती। इनको आपस में क्रॉस नहीं करना है। पुरुष अलग आ गए, महिला अलग आ गई। अब आप कहोगे जी संगीतकार, तो संगीतकार को मैं अगर जोड़ूंगा, संगीतकार को अगर मैं जोड़ूंगा तो ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये संगीतकार आ गया, ये संगीतकार आ गया। अब आप कह दो जी इतने पुरुष संगीतकार है, इतनी महिला संगीतकार है, तो बाकी कौन है? बाकी कोई भाई और भी संगीतकार होते हैं, और भी संगीतकार होते हैं। पुरुष और महिला के अलावा थर्ड जेंडर भी होता है, वो भी संगीतकार हो सकते हैं। तो इनको अपने बीच में रिक्त छोड़ना है। अगर न आए ऐसा तो देखो, मैं तो बहुत दूर बना दिया, नजदीक नजदीक है। ये मेल हो गया, ये फीमेल होगी, और ये संगीतकार हो गया, मतलब म्यूजिशियन हो गया, MU, ये हो गया। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन बिलो। एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। आपके सामने एक पासा है। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था, पहली बार जब डाइस का क्वेश्चन एसएससी में आया था, तो उस समय एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया गया था कि नीचे आपको 4 पासे दिए गए, 4 पासे दिए गए, और 4 पासों में आपने बताना है कि फलाने के अपोजिट क्या होगा। दोस्तों जब पासे 4 होंगे तो चारों पासों का अलग अलग बैकग्राउंड हो सकता है, और किसी में नहीं बताया जा सकता किसका अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो ऐसे नहीं बोलना। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बहुत अच्छी लिखी है इसने। एक पासे की 4 स्थितियां, पासा 1 है, चित्र 4 है, एक पासे के 4 चित्र हैं। अब एक व्यक्ति के सामने से फ्रंट से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, बैक से आ जाए, तो डायग्राम हो सकते हैं। वैसे 4 डायग्राम है। तो इसने कहा है कि व्हाट नंबर इज अपोजिट ऑफ 3, 3 के अपोजिट क्या होगा। दोस्तों इसमें मैं जब भी डाइस का टॉपिक करवाता हूं तो इसमें 3 टाइप करवाता हूं। टोटल 3 टाइप तो डाइस के इसके करवाता हूं, और 2 अलग से हैं, और एक क्यूब का और क्यूबॉइड का है। तो मेरे दोस्तों इसमें 3 टाइप करवाता हूं। उसके अंदर मैं सबसे पहले टाइप नंबर 1 को प्रायोरिटी देता हूं, 1 को प्राथमिकता देता हूं। अब आप कहोगे जी आपका 1 नंबर टाइप कौन सा? 1 नंबर टाइप ऐसा है कि एक पासे के 2 वो डायग्राम उठाने हैं, एक पासे के वो 2 डायग्राम उठाने हैं जिनके अंदर केवल एक अंक कॉमन हो, उसको टाइप फर्स्ट में इंक्लूड करेंगे। और टाइप सेकंड के अंदर जिसमें 2 अंक कॉमन होते हैं, और टाइप थर्ड में जिसमें कोई अंक कॉमन नहीं होता। तो वो कैसे कैसे करने हैं वो पूरे टॉपिक में करेंगे जब करेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों ये पहला है और ये दूसरा है, इसमें कोई अंक कॉमन नहीं आ रहा, एक बार इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर मैं पहले और तीसरे की बात करूं, पहला ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड है मेरे दोस्तों, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। पहले और तीसरे की बात करूं तो इसमें 2 डायग्राम कॉमन आ रहे हैं, 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 3 और 1। इसमें भी 3 और 1 आ रहा है, ये देखो 3 और 1। तो मैं इनको नहीं लूंगा, अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरा टाइप नंबर 1 लेना है मैंने। तो इसके अंदर और उसमें देखें तो इसमें 6 भी आ गया, और 3 भी आ गया, 3 भी आ गया, और 6 भी आ गया। तो मतलब अभी तक नहीं हो रहा। पहला दूसरा भी नहीं उठा पाया, पहला तीसरा भी नहीं उठा पाया, पहला चौथा भी नहीं उठा पाया मैं। क्यों? मुझे 1 अंक कॉमन चाहिए। तो मेरे दोस्तों दूसरा और तीसरा देखता हूं। मैं जब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखने लगा, दूसरे और तीसरे में 5 2 4, 5 3 1,
अब मेरे को इसमें एक अंक कॉमन मिल गया, वो कौन सा? 5। जब भी आपके पास देखो इसमें भी 5 कॉमन है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। मुझे एक अंक कॉमन चाहिए था, 5 मिल गया मुझे। और जब भी इस टाइप से आपके पास डाइस आए जिसमें केवल एक अंक कॉमन हो, तो आपने एक छोटी सी ऐसे सारणी बनानी है जिसमें 6 बॉक्स बनाने हैं। ये फर्स्ट डाइस का होगा और ये सेकंड डाइस का होगा। इसमें 5 कॉमन है, 5 के जस्ट बाद में क्या आता है मेरे दोस्तों? 4 आता है। तो मैं यहां फर्स्ट का भी 5 कॉमन, सेकंड का भी 5 कॉमन, और 5 के जस्ट बाद में क्लॉकवाइज चलूंगा तो 4 आता है, और इसमें भी मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो 4 के बाद 2 आता है। इसके बाद बात करता हूं इस सेकंड डाइस की, डायग्राम जो मैंने 2 उठाए उसमें, इसमें 5 के बाद अगर बात करेंगे तो 3 आता है, 5 के बाद में 3 आता है, और 3 के बाद में बात करेंगे तो 1 आता है, 1 आता है। अब दोस्तों देखो, 2 के अपोजिट पूछे तो 1, 1 का अपोजिट पूछे तो 2, 4 का अपोजिट पूछे तो 3, 3 का अपोजिट पूछे तो 4। इसने पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। और 5 के अपोजिट पूछे, 5 के अपोजिट पूछे तो क्या आएगा? 5 के अपोजिट बचा हुआ नया अंक 6 अपोजिट आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा? मतलब ये नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर देखना। चलिए चलते हैं। 5, 24, 61, 122, ये दोस्तों कर रहा है। सबसे पहले मैं 2 की क्यूब करता हूं। 2 की क्यूब 8, -3 5, फिर 3 की क्यूब 27, -3 24, देखो। फिर 4 की क्यूब 64, -3 61 61। फिर 5 की क्यूब 125, -3 122। फिर 6 की क्यूब 216, -3 213। 7 की क्यूब 343, -3 343 -3 340। इसी हिसाब से बात करते हैं 8 की क्यूब, 8 8 64 512, -3 500। बिल्कुल दोस्तों, लाइव आ जाइए, सारे के सारे शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहेगा 509। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ का अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। किसी महाविद्यालय में एक छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 है। छात्र और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात जो है, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स होगी, क्रमशः के हिसाब से चलना है दोस्तों। अनुपात छात्र छात्राओं का अनुपात ये है, छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या क्रमशः 20%, मतलब इसमें 20% और इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा? सुनो दोस्तों, मान लीजिएगा कि मेरे पास जो बच्चे थे 7 और 8 के अनुपात में लिए, मतलब 7 बॉयज है तो 8 गर्ल है। मैं 7 की जगह जब परसेंटेज की बात आता है तो मैं इसको 70 कर लेता हूं और इसको 80 कर लेता हूं, क्योंकि वृद्धि भी करनी है मैंने एक एक जीरो लगा लिया क्योंकि मेरे को वृद्धि करने में आसानी रहेगी। इसके बाद मैं कहता हूं इसमें 20% वृद्धि। अगर 7 जो है वो 100 की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 जो है वो 100 की वैल्यू, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 20% करनी है तो 7 और 7 14, मतलब 7 और 7 14, इसमें वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। +14 कर दिया मैंने इस 20% के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब इसमें 10% की वृद्धि करनी है, 80 है, 10%, 80 का 8 हो जाएगा 10%, तो इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो 88 हो जाएंगे। इसको जब काटेंगे 21 और ये 22 चौका 88, 21:22, इसका आंसर सटीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखो जी,
14 प्लस 7, सबसे पहले मैं 14 प्लस 7 कितना आ गया 21, 21 की स्क्वायर करता हूं तो 441 आता है, और 441 में से एक माइनस कर दूं, मैं 21 माइनस कर दूं तो 420 आ जाएगा। आगे आगे देखता हूं, अभी 9 और 11 की बात करता हूं मैं, कितना होता है 9 प्लस 11 20 हो गया जी, और 20 की स्क्वायर करता हूं, 20 की स्क्वायर करता हूं 400 होता है, और 400 में से कितना माइनस कर देता हूं, 20 की स्क्वायर करता हूं 400 होता है, 400 में से मैं 20 माइनस कर दूं तो कितना आ गया 380। आपको जी पहले में 21 माइनस किया, इसका टोटल 21 बन रहा था, 21 माइनस इसका टोटल 20 बन रहा है, तो 20 माइनस 380 हो गया। इसी हिसाब से 15 और 3 की बात करता हूं तो 18 हो जाएगा, 15 प्लस 3 की बात करता हूं 18 हो जाएगा। 18 की स्क्वायर करता हूं मैं, 18 की स्क्वायर करता हूं और 18 की स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर देता हूं। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो अब ये जो है वो किसमें से माइनस हुआ और कैसे हुआ है, अब इसको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलना है मेरे दोस्तों, इसको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलना है भी कितना इसमें ऑप्शन बनेगा, इसमें कितना बनेगा, कौन सा ऑप्शन बना सकते हैं अपने। ठीक है जी, पहले अब इसके अंदर ऑप्शन उठा उठा के करने, एक बार ही रह गया 18 की और इसकी बात की तो 18 की स्क्वायर 324, 324 माइनस 18 करेंगे तो 306 आ जाएगा। आ गया। अब इसके बाद बात करता हूं, इसमें ऑप्शन उठा के करते हैं, ऑप्शन उठाता हूं, सबसे पहले मैं ऑप्शन उठाता हूं इसका 16 ऑप्शन उठाता हूं 16 प्लस 6 करेंगे 22, 22 बनता है, और 22 की स्क्वायर करता हूं मैं, अगर 22 की स्क्वायर करूंगा तो 22 की स्क्वायर मेरे पास आ जाएगी 484, 22 की स्क्वायर आ जाएगी मेरे पास 484, और 484 माइनस 22 करूंगा 2, ये 552 आ रहा है, इतना तो हो ही नहीं सकता, ये 22 नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं करे एक बार क्योंकि ज्यादा अंतर आ रहा है, 552 और 484, 18 करके देखता हूं, 18 में इसको 18 जोड़ के देखता हूं, इसमें 6 प्लस 18 की बात करेंगे तो 24 आएगा, और 24 की बात करें तो 24 की स्क्वायर जो होगी वो 576 माइनस कितना कर दूं, माइनस 24, 576 माइनस 24 कर देंगे 5, ये आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है जिसका, यहां कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें, स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड द गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सुनिए दोस्तों, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स लोकेटेड इन ओनली 2 फिगर्स, ओनली की बात की है मेरे दोस्तों, ओनली 2 फिगर्स, केवल 2 आकृतियों में, केवल 2 का बोला इसने, ये नहीं बोला 2 में आने वाली, केवल 2 में पूछा है, तो केवल 2 में कौन कौन से आ रहे हैं मेरे दोस्तों वो बात करते हैं अपने, केवल 2 में आने वाले कौन कौन से हैं। तो केवल 2 में आने वाला एक तो है, एक तो केवल 2 में आने वाला 2 है, ठीक है जी, एक तो 2 है, एक केवल 2 में आने वाला 7 है, और एक केवल 2 में आने वाला 4 है। अब अपने जोड़ेंगे इसको, 7 और 2 9, 9 और 4 13, इसका 13 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 13 हो जाएगा। अब आप कह दो जी, इसका आंसर आपने 13 लगा दिया, अब आप कह दो जी आपने 5 को क्यों नहीं जोड़ा। दोस्तों अगर यहां केवल न लिखा होता, ये लिखा होता 2 आकृतियों में आने वाली संख्याओं का योग क्या है, तो 2 में ये 3 में आ रही है, तो 2 में तो आई है तभी 3 में आई है, तो इसको जोड़ सकते थे अपने, लेकिन इसने केवल 2 का बोला है, तो ये 2 केवल 2 में आ रहा है, इस वर्ग में आ रहा है और ट्राइंगल में आ रहा है, ये इस सर्किल में आ रहा है और ट्राइंगल में आ रहा है, ये इस स्क्वायर में आ रहा है और ट्राइंगल सर्किल में आ रहा है, इसलिए इनको जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, आकृति में क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित पैटर्न दिया गया, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो आकृतियों में दिए गए पैटर्न को जारी रख सके। दोस्तों देखिएगा, इसने अपने को पैटर्न दिया है, आगे का पैटर्न पूछा है। देखो सबसे पहले यहां बात करता हूं, ट्राइंगल, एरो, ये 5 भुजाओं वाला पंचभुज आ गया,
अब पंचभुज इसमें आ गया, अगर ये ऊपर चला गया और यहां नई आकृति आ गई, अब यहां ये नई आकृति बीच में आ गई, मतलब ये स्टेप बढ़ा रहा है। ये इसका यहां, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अब दोस्तों ये जो है ये बीच में चला जाएगा, ये बीच में चला जाएगा। मैं यहां जो मैं चौथा बॉक्स, अगला बॉक्स बनाता हूं पांचवा, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, ये पांचवा, इसमें ये ऊपर चला जाएगा, यहां ये स्केयर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा, ये ऐसे। अब और नई यहाँ आकृति आ जाएगी, ऐसी कौन सी है, इसमें है, इसमें स्क्वायर है, ये नीचे ट्रायंगल बीच में नहीं हो सकता, इसमें ये बीच में नहीं होता, इन दोनों में देखना है जी, इन दोनों में ऊपर ये आ रहा है, ये आ रहा है, नई आकृति आनी चाहिए, तो नई आकृति इसमें आ रही है, और ये तो सर्किल घूमकर वापस सर्किल बन के यहाँ आ गया, ये ऐसे नहीं आएगा, ये नया हो जाएगा। 1 नंबर इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपने देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना, बताना भी आंसर आपको जो बताएं कैसे लगे हैं। बाकी टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि अभी क्वेश्चनों के आंसर कर रहे हैं। फ्रेंच जो है फ्रांस की है, इसने कहा फ्रेंच फ्रांस की है, तो डच कहाँ की है, डच है दोस्तों हॉलैंड की। फ्रेंच फ्रांस की है, नीदरलैंड की भी है, लेकिन नीदरलैंड इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हॉलैंड की आ जाएगी। डच जो है मुद्रा है, फ्रेंच जो है फ्रांस की है, तो डच कहाँ की है, नीदरलैंड हॉलैंड की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे, अब देखिए दोस्तों मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ ये क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा मैं इसी पैटर्न के ऊपर लेकर चलता हूँ। मेरे दोस्तों मैं आपको यही बना के समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल पैनल है, डिजिटल पैनल से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमने किया है, ये ऐसा है। अब इसको यहां कैसे करूं मैं, इसको ऐसे किया, इसको पकड़ के, अब अगर मैं किसी भी तरह से घुमाता हूं, किसी भी तरह से इसको घुमाता हूं, तो ये इधर नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये एक माध्यम से आ जाएगा। कैसे, मैं एक बार चेंज कर देता हूं दोबारा। मैंने इसको ऐसे बनाया, जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये किसी माध्यम से नहीं आ रहा, लेकिन इसका मुंह ऊपर हो जाना चाहिए। कैसे रोटेट करेगा, ये इसका एक इमेज बना लेते हैं। इमेज वाला किस में है, मिरर, फ्लिप, ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। पहले ये नीचे था, अपोजिट था इसका, ये थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं अपने। मैं आपको बता देता हूँ वैसे सीधा ही, थोड़ा घूम नहीं रहा, ये सेट नहीं हो रहा थोड़ा। ऐसी आकृति है, इसको ना इसने उलट दिया, मतलब ऊपर से पकड़ा और नीचे कर दिया, तो ये इसके पैर आगे मिलान करते हुए और ये इसकी आकृति ऐसी हो गई, ऐसे हो गया। देख लो, मतलब अपोजिट हो रहा है, इसको उल्ट देंगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी। तो अब इसको भी अपने उलटना है, इसने ऐसी आकृति बनाई है, ऐसी आकृति बनी है। अब इसको अपने क्या करेंगे, उलट देंगे। जैसे इसको यहां से उठाया और नीचे की तरफ पलट दिया, तो इसको भी यहां से उठाएंगे और नीचे की तरफ पलट देंगे, तो ऐसी शेप मिलती हुई अपने को मिल रही है। कौन से में, ऐसी शेप अपने को कौन से मिल रही है, बी नंबर ऑप्शन में मिल रही है, तो बी नंबर इसका आंसर सटीक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, इसने कहा आकृति को पूरा करना है। इसने कहा विच आंसर फिगर्स गिवन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर्स। कंप्लीट करना है दोस्तों इस आकृति को। अब मेरी बात सुनो, इसको कंप्लीट करते समय अपने क्या करेंगे, लाइन है, लाइन की एक लाइन तो बीच में लगाएंगे, लगा दी। ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहां पर पूरा करेंगे, ये बॉक्स भी पूरा हो गया। और अब अगर बात करें, यहां से ब्लैक, फिर व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसी आकृति अपने को कौन से पैटर्न में शो कर रही है, ऐसी आकृति अपने को कौन से पैटर्न में शो कर रही है वो देखिएगा। ऐसी आकृति जिस पैटर्न में शो कर रही है,
अपने को वो पैटर्न सिलेक्ट करना है। इसमें लाइन नहीं आ रही, इसमें लाइन आ रही लेकिन नीचे है ये, तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम पद को ज्ञात कीजिए। दोस्तों विषम पद मतलब ये मैंने आपको टॉपिक करवा रखा है, आप इस टॉपिक को देख लेना। इसने कहा फाइंड द ओड वन आउट, मतलब एक इस विषम पद है, एक गलत है इसमें से। आपने उस विषम पद को बताना है कौन सा इसमें विषम पद है, कौन सा इसमें अलग है, कौन सा इसमें गलत है, वो आपने बताना है। देखो दोस्तों 2 5 10 देखते ही पता लग रहा है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 10, 10 को 5 से करूं 50, 50 को 10 से करूं 500, 500 को इससे करूंगा। अगर मैं 500 को, अगर मैं 500 को, अब देखो मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, अब 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, और 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया 500, और 50 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कितना आता है। 50 को 500 से, 50 0 0 50 0 0 50 5 250, ये आएगा। लेकिन यहां इसने कितना दिया है 5000, 25,000 आना चाहिए, 5000 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर है ये गलत पद है, मतलब ये संख्या विषम पद है। गलत पद को अपने पहचानना है कौन सा गलत पद है, तो ये इसमें गलत पद है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा GTR, G4T, J10R, M20P, P43N, S90L ये दिया गया है। अब अपने से पूछ रहा है ये कौन सा इसमें गलत पद है, वो अपने को बताना है। JT, J 7 पे 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, और 16 और 3 19, बिल्कुल इसमें तो 3 3 प्लस हो रहे हैं, तो बिल्कुल सटीक जा रहा है। इसमें देखते हैं 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 2 14, 14 माइनस 2 12, इसमें 2 2 माइनस हो रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहा है। इसमें 3 प्लस हो रहे हैं, इसमें 2 माइनस हो रहे हैं, जो पंगा है वो बीच वाले में है। इसने कहा निम्न श्रेणी में गलत पद इसमें ही बताना है अपने को। आगे की सीरीज नहीं पूछी है, गलत पद पूछा है अपने से कौन सा है, तो अब इसमें गलत कैसे है ये देखना है अपने को। अगर मैं यहां देखूं 4 10 20 43 90, देखो दोस्तों 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 8 बनता है, 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 बनेगा, 8 में 1 प्लस कर देता हूं तो 9 बनता है। अगर यहां 9 होता, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18 बनता है, 18 में 2 प्लस करूंगा 20 बनता है, बन रहा है। अब 20 यहां लिया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनता है, और 40 में यहां 3 प्लस करेंगे 43 बनता है। 43 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 86 बनता है, और 4 उसमें प्लस करेंगे तो 90 बनता है। तो मेरे दोस्तों देखो इसको मल्टीप्लाई करके आगे प्लस कर रहा है, गलत पद पहचानना है, तो इसमें जो गलत पद है वो कौन सा है, वो ये 10 है। एक गलत हुआ तो सारा ही गलत हो गया। J10R इसका आंसर हो जाएगा, J10R इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें से गलत पद ये है। अगर यहां 10 की जगह 9 होता तो ऐसी श्रेणी अपने को कहीं मिलती ना, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर श्रेणी। इसमें यहां J10 आकर इसने सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसने थोड़ा सा लेवल दे दिया इस क्वेश्चन में। अदरवाइज स्टेप जो होते हैं वो 3 3 के बनते हैं, 4 4 के बनते हैं, 5 5 के बनते हैं, 6 6 के बनते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़े से इसमें स्टेप ज्यादा दे दिए हैं। मैं इसके अभी थोड़ा सा बड़ा इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, बड़ा ना लिख के इसको यहीं कर लेते हैं सॉल्व। देखिएगा कैसे इसमें पेयर बनाए एग्जामिनर ने पेयर बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो इसमें या तो 6 6 के 3 पेयर बनने चाहिए, 3 3 के 6 बनने चाहिए, 9 9 के 2 बनने चाहिए, या 2 2 के 9 बनने चाहिए, ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन इसने थोड़ा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया। इसने क्या किया है, इसने 4 प्लस 2 के पेयर बनाए हैं। अब देखो दोस्तों कैसे,
यहां बी बी सी और यहां ए है तो इसका ए आगे आ जाएगा, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी पहला और लास्ट ले लिया, यहां बी सी सी ए, लास्ट में ए आ रहा है तो यहां पहला बी लगा देंगे, इसका पहला इसका बी लगा देंगे। अब देखो बी सी सी ए, तो बी ए आ गया, सी, अब यहां सी आ गया, यहां बी आ गया, तो अपने को पता है बीच में एक यहां ए आएगा और यहां लास्ट में बी आएगा। इसने चार चार प्लस दो दो के पेयर बनाए हैं। ये कहता है कि चार चार का पेयर बनाया, पहले में आपको ए बी बी सी लिखकर इसका ए और सी बाहर निकाल कर लिखना है। आगे इसने कहा बी सी सी ए लिखकर इसका बी और इसका ए निकालकर आपको आगे लिखना है। अब आगे इसने कहा सी ए बी, इसका सी और इसका बी निकालकर आपने आगे लिखना है, ऐसे करना है। तो अब मैंने कौन कौन सा लिया, इसमें ए लिया है, सी लिया है, बी लिया है, ए लिया है और बी लिया है। ए सी से स्टार्ट हो रहा है, ए सी बी ए बी, ये इसका आंसर हो जाए। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़े बहुत नजर मारेंगे, 2-4 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। बाकी कई बार एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे देता ही है जो थोड़ा टाइम लगे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। हाँ, निम्न चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पे संशय भी रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती रखी गई एग्जामिनर के द्वारा, कितनी सरल रेखाएं हैं बात करता। तो देखो सरल रेखा एक, सरल रेखा की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 बनी है लेकिन 12 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। अब दोस्तों एग्जामिनर इसमें 12 न देकर एग्जामिनर अपने से पूछ लेता कम से कम बताओ, 12 वाला तो खत्म हो गया, मुद्दा इसमें खत्म हो गया 12 वाला, तो क्योंकि 11 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 आ गई, कम से कम 12 आ गई अपने पास, तो 12 बन गई है। ठीक है जी। अब देखो अगर एग्जामिनर देते निम्न चित्र में कम से कम कितनी सरल रेखाएं हैं, कम से कम मतलब सभी को काउंट करना है, छोटे टुकड़ों को काउंट करना है। जैसे बड़ी पाइप है, 2 पाइप जोड़कर एक पाइप बनाते हैं तो उसके 2 टुकड़े काउंट करके एक उसको भी काउंट कर लेंगे तो 3 पाइप हो गई टोटल, हुई तो 2 ही पाइप हैं, एक जुड़कर एक बन गई, लेकिन उसमें जोड़ लगे 2, उसके बाद एक पूरी को भी काउंट किया तो 3 बन गए। इस हिसाब से देख रहा हूं दोस्तों मैं, इसमें देख लेते हैं अपने 1 2 3 4, अब 4 हो गए इसमें। इसकी बात करता हूं 5 नंबर, ये 6 नंबर, इसकी बात करता हूं ये 7 नंबर, और इसकी बात करता हूं ये 8 नंबर, और पूरी की बात करूं तो ये 9 नंबर। मतलब मेरे दोस्तों 9 यहां हो रही है, 9 यहां हो रही है, तो 9 ही यहां होगी। कितनी होगी, 9 3 27, अब तक 27 हो चुके हैं, 27 हो चुकी हैं, अब तक 27 हो चुके हैं। छोटे छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़ों को काउंट कर रहा हूं, 27 हो गई है। इसके बाद बात करते हैं 27 के बाद में 27 के बाद 28 29 30, ठीक है, 27 हो गई, 27 हो गई थी, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 34 37 38 39 40 41 42, अब इनको जोड़ेंगे, 42 हो गए, ये जोड़ चुके हैं अपने, 42 41 39 38, ये 30, ये तो 9 जोड़ दिया था ना, 38 मतलब 37 तक हो गए थे, 37 तक आ गए, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 हो गया, और ये पूरी 47, ये 48 तक की आ गए, पहुंच गए, 48 से ऊपर चले जाएंगे, 48 से आगे 49 50 51 52 53 54 55 56 और 57, तो 57 बन रही है दोस्तों। इसमें दोनों तरफ से देखें तो उत्तर दोनों इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो मैं कोई संभावना नहीं लगाऊंगा, आपने जो अच्छा लगे वो आंसर लगा लेना, बाकी गलत है इसका आंसर। अगर सरल रेखाएं पूछी है
तो इसमें 12 ऑप्शन में होना चाहिए था, वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका 11 लगाओगे तो ये उचित रहेगा। चलो ठीक है जी। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, दोस्तों मैं 4 दिशाएं बनाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 4 एंगल से 4 दिशाएं बनाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बीच के 4 सहायक दिशाएं बना लेता हूं। अगर मैं बात करूं इस दिशा की तो यह है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये उत्तर दक्षिण, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, मतलब ये दक्षिण पूर्व। इसकी बात करेंगे तो ये है उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम, और ये है दक्षिण पश्चिम। इस कोण की बात करें दोस्तों तो ये वायु कोण है, ये ईशान कोण है, ये अग्नि कोण है, ये नेतृत्व कोण है। ये 4 कोण भी है। एक बार कोण का क्वेश्चन भी आया था, एग्जामिनर ने कोण का क्वेश्चन भी पूछा था। कोण के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो देख लेना आप वीडियो। चलो इसमें कहते हैं यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, एग्जामिनर कहना चाहता है कि आपके पास इसका एक क्वेश्चन जो लेवल बनता है वो कहता है कि एक चौराहा है, उसके ऊपर एक पोल लगा हुआ है, और एक पोल के अंदर एग्जामिनर ने क्या कहा, पोल के ऊपर 4 दिशा सूचक ऐसे लगे हुए हैं। किसी एक्सीडेंट के कारण वो घूम जाते हैं। मान लीजिए ये इस साइड है और कोई एक्सीडेंट हो जाए और ये दिशा घूम जाए तो ऐसे हो जाए, तो दिशा तो नहीं रही घूमेगी, लेकिन ये एंगल से घूम गए है ना, ये जो लगा हुआ है दिशा सूचक लगा हुआ है वो घूम गया है, तो उससे दिशाओं का थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो वो ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये कहना चाहता है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, जो दक्षिण पूर्व है ना वो उत्तर हो जाए, जो मतलब दक्षिण पूर्व में जो लगा हुआ है वो उत्तर हो जाता है। रियल में ये दिशा दक्षिण पूर्व है, रियल में ये दिशा दक्षिण पूर्व है, करोड़ों वर्षों से थी, है और रहेगी। अब ये कहता है कि यहां ये सही लगा हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ और ये घूम गया पोल, मतलब जो दक्षिण पूर्व दिशा थी वो उत्तर हो जाती है। अब उस दिशा को लोग उत्तर बोलने लग जाते हैं, और उत्तर कब बोलेंगे, जब इस दक्षिण पूर्व दिशा में ये पोल का ये उत्तर वाला एंगल यहां से घूमकर यहां आएगा, तभी इसको उत्तर बोलेंगे लोग। अब मान लो ये पोल यहां घूमकर यहां आ जाए और आप वहां खड़े हो, आप उस जगह को जानते नहीं, मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों उत्तर दिशा कौन सी है, तो आप मुझे दक्षिण पूर्व को बताओगे, दक्षिण पूर्व ये उत्तर दिशा है जी। आपको दक्षिण पूर्व का तो नहीं पता। इसने कहा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व जो है, सॉरी उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, मतलब यहां से उत्तर पूर्व में घूमकर ये पश्चिम आ जाती है, ये आ गई। देखो ये क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने। क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमाया, 90 और 45, 135 डिग्री घुमा दिया इसको, 135 डिग्री इसको। ये इतना का एक्सीडेंट था, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ कि ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम गया। इसने कहा तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा है ना, इसमें कौन सा एंगल आ जाएगा, तो इसमें ये दक्षिण पूर्व वाला एंगल यहां आ जाएगा। लोग इसको अब पश्चिम नहीं, अब इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को दिशा का पता नहीं है, जो लिखा हुआ है वही पता है, लिखा हुआ वही पता है। और लिखा हुआ क्या है यहां पर, ये जो है ना, यहां कौन सी दिशा आ जाएगी, तो दक्षिण पूर्व आ जाएगी, दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 व्यक्तियों के समूह में कमल सबसे लंबा है। 5 व्यक्तियों का समूह है मेरे दोस्तों, और कमल नाम का व्यक्ति सबसे लंबा है, मतलब कमल से ऊपर कोई नहीं आना चाहिए, बस जी। जबकि लता सबसे छोटी है और लता से नीचे कोई नहीं आना चाहिए, मतलब लता सबसे छोटी है, बस लता से नीचे कोई नहीं, कमल से ऊपर कोई नहीं। अब बीच में आएंगे 5 व्यक्तियों के, 3 व्यक्ति बीच में आएंगे। इसने कहा रश्मि कमल से छोटी है, रश्मि कमल से छोटी है। कमल से छोटी कौन है? रश्मि है। तो मैं रश्मि को यहां लिख रहा हूं। रश्मि कमल से छोटी, क्या पता यहां भी हो, क्या पता यहां हो, क्या पता यहां हो, कहीं भी आ सकती है, लेकिन बीच में आएगी, मुझे ये पता है। रश्मि कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। अब वंदना और प्रेम से लंबी है, वंदना प्रेम का हमें पता नहीं है, वंदना और प्रेम कहां आएंगे, लेकिन इन दोनों से लंबी है वो। अब इसने कहा प्रेम समूह में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे छोटी लता है और दूसरा सबसे छोटा कौन है? प्रेम है। दूसरा सबसे छोटा कौन है? प्रेम है। तो यहां कौन आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा।
और यहाँ कौन आ जाएगा, फिर वंदना आ जाएगी। यहाँ कौन आ जाएगी, वंदना। वंदना ये ना, वंदना ये आ जाएगा। अब इसने कहा कि प्रेम से लंबी और समूह में, और प्रेम से लंबी है। प्रेम समूह में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? बीच में आने वाली कौन है? वंदना है। तीसरी सबसे छोटी भी है और तीसरी सबसे लंबी भी है। पहला लंबा ये, दूसरा लंबा ये, तीसरी सबसे लंबी ये हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो वंदना बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, समीकरण को हल करना है। इसने कहा समीकरण को हल करने के लिए संकेतों को समूह की खोज करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखो सब में यहां पर बराबर का साइन आ रहा है, मतलब बराबर में 32 आएगा, 32 आएगा, ये हमें पता है। अगर मैं यहां इसका डिवाइड उठाकर यहां रख दूं तो इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 32 आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए माइनस कर देंगे और ये डिवाइड है, डिवाइड ये आ जाएगा तो 16 2 2 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा 32। तो अपने को रख के देखना है। तो इसमें मैं एक बार पहले ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये कर दिया, एक बार ये देखता हूं मैं करके। 24 माइनस 16 प्लस 8 32 नहीं आएगा दोस्तों, ये दोनों 24 होते हैं, 0 आना चाहिए, इसमें नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन रख के देखता हूं, 24 प्लस 16 माइनस 8 इक्वल 32 आ रहा है क्या? अगर इसकी बात करें 24 और 16 कितना हो जाएगा? 24 और 10 34, 34 और 6 40, 40 माइनस 8, 40 माइनस 8 करेंगे 32, 32 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों 4 नंबर आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश 31 से शुरू करते हुए उल्टी गिनती कर रहा था, सुमित 1 से शुरू करते हुए सीधी गिनती कर रहा था। वह केवल विषम संख्या बोल रहा है, सुमित जो है विषम संख्या बोल रहा है। यदि वे एक ही गति से बोल रहे हैं तो दोनों एक साथ कौन सी संख्या बोलेंगे? सुनो दोस्तों, अब ये कौन है? एक रमेश है, 31 से शुरू कर रहा है, ये तो 31 से 31 से शुरू कर रहा है, और सुमित जो है वो 1 से शुरू कर रहा है। ये अकेला विषम संख्या बोलता है सुमित, और रमेश सारी संख्या बोलता हो जा रहा है, तो वो एक साथ कौन सी संख्या समान बोलेंगे? देखते हैं। इसमें 1 2, इसमें 2 नहीं आएगा, 3 5, क्योंकि अचानक से तो मिलेंगे नहीं, एक बार आगे कर लेता हूं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 तक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं अब यहाँ क्या आता है। 31 30 29 28 27 26 25 24 23 आ गया। अभी यहाँ ये बोलेगा 19, तो यहाँ ये बोलेंगे 22, यहाँ ये बोलेगा 21, तो यहाँ ये बोलेंगे 21, तो 21 हो जाएगा दोस्तों इसमें राइट आंसर। दोनों एक साथ 21 बोलेंगे। एक विषम बोल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और एक पीछे से उल्टी गिनती शुरू कर रहा है 31 से, तो इसका 21 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन एग्जामिनर आपका टाइम खराब करवाना चाहता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। इसने कहा 1865 लोगों में से 660 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, 1305 लोग हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 लोग दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। टोटल मेरे पास 1865 जने हैं दोस्तों, ठीक है, 1865 जने हैं, उसमें से 120 लोग तो कुछ बोल ही नहीं, कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो मैं 120 को बाहर निकाल देता हूं। 5 4 7 1 1745 बंदे ही रह गए बोलने वाले। ये 120 बंदे तो गूंगे हैं, ये कुछ नहीं बोलते, मतलब ये और भाषा बोलते होंगे, लेकिन ये हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोलते, बस मुझे इतना पता है। अब इसने कहा कि 1305 लोग हिंदी बोलते हैं, 1305 लोग हिंदी बोलते हैं और 660 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, 9 ये हो गए, ये हो गए। 1965 भाषा जो बोलने वाले हैं वो टोटल 1965 है, लेकिन अपने पास तो बंदे ही कितने बचे? 1745 बचे हैं। अब मैं इन 1745 बंदों को 1965 में से माइनस कर देता हूं। 1745 बंदों को 1965 में से माइनस कर देता हूं। 0 2 2 220 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 220 लोग ऐसे हो जाएंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 1965 ये ज्यादा हो गए,
1745 से, मतलब जितने ज्यादा हुए हैं ना वो बंदे डबल भाषा बोलते हैं बस, तो 220 लोग आ जाएंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, स्वामीनाथन, एक निश्चित कूट भाषा में स्वामीनाथन को यह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा को अगर सरनेम की बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? स्वामीनाथन, देखते हैं, SWAMINATHAN, स्वामीनाथन को लिखा है NAHTANIMAWS। देखो दोस्तों, सिंपल सा है, इसने कुछ भी नहीं किया। ये क्या गया? इसने कुछ भी नहीं किया, बस अपोजिट लिखना शुरू किया, NAHTANIMAWS, अपोजिट लिख रहा है। तो इसने पूछा सरनेम का अपोजिट लिखना है, फिर EMANRIS, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। EMAN आना चाहिए, यहां गलत हो गया, ये यहां RR है, यहां ये आएगा EMANRIS, तो ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को ये लिखा जाता है, अब देखो दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, ये सारे मैंने अपने करवाए हुए हैं आपको। ये कहता है कि इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर नंबरिंग करेंगे यहां पर 2, 12, 1, 3 और 11। अब देखो दोस्तों, 11 + 1 2, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 12 + 1 13, 12 + 1 13, 2 + 1 3, तो ये आ गया। उसी कोड इसने का रेड को क्या लिखा जाएगा? RED, रेड। R18 पे, E5 पे, D4 पे। ओवर कॉन्फिडेंस पे मार्क आ जाओगे, नंबरिंग लगा लेना मेरे दोस्तों। 4 + 1 5, 5 पे E 5 + 1 6 F, 18 + 1 19 S, EFS। ओ सॉरी, नंबरिंग पूछिए क्या? 5 6 और 19, 5 6 19, 5 6 19, ये एक नंबर इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे होंगे, तो क्यारी कितनी क्यारी होगी? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली क्यारी में 23 हैं, पहली क्यारी में इतने और अंतिम पंक्ति में 5 है, तो देखो 23 है, दूसरी में 21, तीसरी में 19, फिर 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7 और फिर 5। कैरी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरी, ये इसका आंसर बन जाएगा। दोस्तों देखो, समीकरण को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया, इसी के आधार पर समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 8 5 40, 40 40 आना चाहिए, 12 माइनस कर दिया, 7 21, 21 माइनस 12 नहीं है दोस्तों ये। चलते हैं आगे, 5 × 8 28, इधर से एक कम करता हूं 7, इधर से एक कम करता हूं 7 चौक 28, देख लेता हूं एक बार, 3 × 7 12, 2 × 6 12, बिल्कुल आ रहा है जी। 8 × 6 का पूछा है तो 7 × 5 कर दो, 7 5 35, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। देखो क्या कर रहा है, यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, एक एक कम कर दो, 5 में से एक कम करेंगे 4, 8 में से एक कम करेंगे 7, तो 4 7 को मल्टीप्लाई किया 8, एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर रहा है। यहां पर 3 × 7 है, यहां पर 2, यहां पर 6 कर दो, 2 × 6 करेंगे 12 आ जाएगा, एक एक कम कर रहा है। यहां 6 है, यहां 8 है, यहां एक कम करेंगे 7 और यहां 5 हो गया तो 35 हो गया। अब 13 और 13 है, 13 × 13 है, यहां कितना आएगा? तो 12 × 12 कर देंगे, 144, 144 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 व्यक्ति ABCD
एक गोल मेज पर बैठकर अपने व्यापार का विचार विमर्श कर रहे हैं। 4 व्यक्ति एक गोल मेज पर बैठे हैं जी। मैं 4 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठा देता हूं। ये 4 व्यक्ति गोल मेज पर बैठे हैं। दोस्तों विचार विमर्श कर रहा है, आपको इसका मुंह नहीं बताया किस साइड है, तो आपने इन सबका मुंह अंदर की ओर रखना है। विचार विमर्श करेंगे तो सबका मुंह अंदर की ओर ही होता है, पीठ करके कभी विचार विमर्श नहीं किया जाता। अब आप कह दो जिसने मुंह बताया नहीं, आपने मुंह अंदर की तरफ बना दिया। विचार विमर्श अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए रसोइये के विपरीत बैठा है। मान लो मैं यहां ए बनाता हूं और ये रसोइया बनाता हूं। ए रसोइये के विपरीत हो गया, ठीक है जी। बी नाई के दाहिने ओर बैठा है, मेरे को न नाई मिल रहा है न बी मिल रहा, छोड़ देता हूं। धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है, धोबी दर्जी मेरे को नहीं पता कहां बैठे, छोड़ देता हूं। डी सी के विपरीत बैठा है, डी है ना वो सी के विपरीत बैठा है, यहां पे डी सी नहीं आ सकते। डी अगर यहां बैठेगा तो सी यहां बैठेगा, और अगर सी यहां बैठेगा तो डी यहां बैठेगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों बी, अब रह कौन गया, बी रह गया, तो बी यहां आ गया, ये बी आ गया। बी नाई के दाहिनी ओर बैठा है। अगर नाई को मैं यहां बैठाता हूं, अगर नाई को मैं यहां बैठाता हूं तो नाई का दाहिना बी यहां आ गया, बी बिल्कुल सही है। और यहां नाई है, यहां नाई है, ठीक है जी। धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है, और यहां अब देखो 2 ही जने रह गए। यहां दर्जी बनाता हूं मैं, तो ये कौन हो गया, धोबी। धोबी जो है वो दर्जी के बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर हो गया। अंदर की तरफ मुंह है तो ये साइड बाईं होगी, और ये अंदर की तरफ मुंह है, इसका ये साइड दाईं हो जाएगी, ठीक है जी। हो गया, डी सारा आ गया सर। ए व बी के व्यापार क्या है, ए का व्यापार तो है दर्जी का और बी का रसोइये का, दर्जी तथा रसोइया, दर्जी तथा रसोइया। ए और बी का व्यापार दर्जी तथा रसोइये का है। अब सी और डी की बात करें तो धोबी और नाई है, लेकिन सी और डी में से पता नहीं धोबी कौन है और नाई कौन है, मुझे ये नहीं पता है। क्यों, क्योंकि हमें इसने बताया नहीं, एग्जामिनर ने जितना बताया उतना ही करना है, अलग से कुछ नहीं करना। निम्नलिखित संख्याओं की एक श्रृंखला में कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 8 है, मतलब ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 8 आना चाहिए लेकिन बाद में 9 नहीं आना चाहिए। मतलब 84 तो बनना चाहिए लेकिन 9 पीछे नहीं आना चाहिए। देखो 84 बनना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले 8 ढूंढो, इसमें कौन कौन से हैं। ये 8 है, 84 9 आ गया, ये तो गलत है। आगे चलो 84 तो आ गया, ये 6 है, 1 बन गया, ये 845 आ गया, दूसरा ये बन गया, 847 आ गया, तीसरा ये बन गया। 3 पद बन रहे हैं मेरे दोस्तों, कितने बन रहे हैं, 3 पद बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 तथा 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सटीक उत्तर निकलेगा इसका। आपको आंसर क्या निकालना है, विपरीत होगी। विपरीत का मतलब विपरीत कब होगी, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो विपरीत का आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला है 60/11 इंटू प्रधान बजे का, मैं बस बताता हूं, मैं ये लिखवाता हूं, प्रधान बजे का विपरीत समय। अब आप कह दीजिए प्रधान कौन है, प्रधान मतलब जो मुख्य बोला जाता है, ये 2 तथा 3 के बीच, तो प्रधान कौन सा हो गया, 2 हो गया। 2 तथा 3 के बीच की बात करता है तो प्रधान कौन हो गया, 2 हो गया। अब देखो जब क्लॉक बनाते हैं अपने, यहां 12 बनाया, यहां 6 बनाया, यहां 3 बनाया, यहां 9 बनाया, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 1 है, 2 है, 10 है, 11 है, 7 है, 8 है। अब प्रधान कौन सा है, 2 है, 2 के विपरीत में कौन सा होता है, 8 होता है। तो अपने क्या करना है, 60/11 इंटू प्रधान बजे का विपरीत समय, मतलब 2 का विपरीत कौन हो गया, 8 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48 480 11। अब ये मिनट का मान आएगा, समय का मान तो अपने पास है 2 बजकर, मिनट का मान अपने पास आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, 11 चौक 44, 4 40, 11 33 7, तो ये मान आ गया मिनट का। अपने क्या बोलेंगे, पूरा समय क्या बोलेंगे, 2:43 सही 7/11 मिनट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2:43 सही 7/11 मिनट। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न, एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। आपको तय करना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर तय करता है, और आपको बताना है, आपको यह बताना है कि कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। के और एम के बीच लघुत्तम दूरी क्या है, के और एम के बीच में लघुत्तम दूरी क्या है। 2 स्टेटमेंट, इन दोनों में से बताना है अपने को पर्याप्त कौन सा है।
एक देखिए के एल से लघुत्तम दूरी बतानी है, बिल्कुल के एल से 200 किलोमीटर दूर है, के है ना, ये के है, और एल से कितना दूर है 200 किलोमीटर। ये लो जी, आगे चलते हैं। एम एल से 300 किलोमीटर दूर है, एम एन से 300 किलोमीटर दूर है, और होगा कब, जब उत्तर दिशा की ओर होगा एम, तभी होगा, या दक्षिण की ओर होगा। ट्राइंगल बनना चाहिए, एक कोण, समकोण बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। एंगल बनेगा तभी लघुत्तम दूरी। लघुत्तम दूरी होती है दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बीच की। तो यहां पर ये 300 किलोमीटर आ गया और कोण आ गया एम आ गया। ठीक है, क्या अकेले से बता सकते हो? नहीं। क्या दूसरे अकेले से बता सकते हो? नहीं। दोनों को मिलाकर बता सकते हो? बिल्कुल। ये दूरी अब अपने निकाल सकते हैं। अब निकालनी नहीं, कितनी आएगी, फिर भी निकालनी हो तो 200 की स्क्वायर प्लस 300 की स्क्वायर निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों की स्क्वायर करके इन दोनों को प्लस करके दूरी निकाल सकते हो। लेकिन अपने को आंसर देना है कि हाँ दोनों एक साथ आए तो पर्याप्त होंगे। 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। अकेले 1 से आंसर नहीं दे सकता, अकेला 2 से आंसर नहीं दे सकता। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आंकड़ों की पर्याप्तता में डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, जिसमें 1 और 2 दोनों आएंगे तो ही आंसर दिया जाएगा। यदि पौधे में फूल लगे हुए हैं तो वह सजीव होता है। यदि पौधे में फूल लगे हुए हो तो वह सजीव होता है का विलोम अर्थ होगा। यदि पौधे में फूल लगे हुए हैं तो वह सजीव है, यदि पौधे में फूल नहीं लगे हुए तो वह निर्जीव है। यही अपोजिट होगा। अब इसने ऑप्शन पूछे कौन कौन सा। यदि पौधे में फूल नहीं लगे हुए तो वह सजीव नहीं होता, बिल्कुल सही है जी। निर्जीव है मतलब सजीव नहीं होता। यदि पौधे में फूल नहीं लगे हुए तो वह सजीव होता है, गलत है ये तो। यदि पौधे सजीव है तो उसमें फूल लगे होते हैं, अपोजिट थोड़ी है, समानार्थक है। तो यदि पौधा सजीव न हो तो उसमें फूल लगे होते हैं ना, सजीव नहीं होगा तो उसमें फूल नहीं लगे होंगे, ये होता तो होता। तो इसका 1 नंबर आंसर दे देंगे। पी क्यू से 8 स्थान आगे है, पी है ना वो क्यू से 8 स्थान आगे, आगे कौन है, पी है, और किस से, क्यू से, और कितना आगे है, 8 स्थान आगे है। पी है वो क्यू से 8 स्थान आगे है मेरे दोस्तों, पी क्यू से 8 स्थान आगे है। मैं पी को क्यू से 8 स्थान आगे बढ़ाता हूं। देखो पी है ना, क्यू से 8 स्थान आगे है, ये पी आ गया। 8 स्थान आगे तो मतलब बीच में 7 बंदे हैं। पंक्ति में आगे होना मतलब पहले होना की बात होती है। ऊपर से पंक्ति प्रारंभ हुई, इस पंक्ति को प्रारंभ किया, और पी है वो क्यू से 8 स्थान आगे है, मतलब बीच में उसके 4 बंदे बैठे, उससे आगे बैठा है वो। ठीक है, जो कि जो शब्द आता है दूसरे बंदा के लिए, दूसरा क्यू है, जो कि 42 के समूह में 26वें स्थान पर है। और 42वें समूह में 26वें स्थान पर कौन है, 26वें स्थान पर कौन है, क्यू है। टोटल कितने हैं, 42 है। 42 में ये 26वें स्थान पर है दोस्तों। टोटल 26 है बंदे। अब सुनो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो मैंने इतनी बड़ी पंक्ति बनाई है, ये इतनी पीछे नीचे तक पंक्ति है। टोटल इसमें 42 कैंडिडेट हैं, जिसमें 26वें स्थान पर कौन बैठा है, 26वें स्थान पर क्यू बैठा है। ठीक है, और पी है ना वो क्यू से 8 रैंक आगे है, मतलब 8 स्थान आगे है, तो 7 बीच में बंदे हैं, और टोटल 42 बंदों के समूह में 26वें स्थान पर है कौन, क्यू। तो इसने कहा पी का स्थान अंतिम से क्या होगा, पी का अंतिम से स्थान निकालना है। मुझे बताओ टोटल अगर 42 बंदे हैं तो यहां तक 26 आ गए, 26 आ गए, कितने रह गए, 4 वो रह गए, 14 और 16 बंदे और रह गए। यहां पर नीचे कितने रह गए, 16 बंदे। 26 और 16 की बात करेंगे 42 बंदे हो जाएंगे, तो 16 बंदे नीचे रह गए। अब मेरे दोस्तों ये 16 बंदे नीचे रह गए, नीचे से स्थान पूछा, अंतिम से स्थान क्या होगा, पी का। तो 16 बंदे ये हो गए, ये कौन सा हो गया, नीचे से 17वां बंदा हो गया। 17 और 7 बंदे बीच में बैठे हैं, 17 प्लस 7 कितने हो गए, 17 प्लस 7 24 हो गए, और ये नीचे से कौन सा हो जाएगा, 25वां हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर 4 है। चलो जी आगे, ये भी अपने को बताना है कि कौन सा पर्याप्त है और कौन सा पर्याप्त नहीं है। ठीक है जी, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, दोनों इसके एक जैसे ही हैं, दोनों इसमें एक जैसे ही हैं, इंग्लिश मीडियम है और एक हिंदी मीडियम का है। अब चल देखते हैं दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर, पहले मैं जब भी डाटा सफिशिएंसी की बात करता है, आंकड़े पर्याप्त है कि नहीं है, तब हमें 1 नंबर और 2 नंबर को अलग अलग लेके देखना होता है, फिर दोनों को मिला के देखना होता है। नो का कूट क्या होगा, नो का कूट पूछा इसने।
इसने इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्या क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं क्या लिखता है, पा सिक लो ने, पा लो ने, अब क्या है ये, चलो छोड़ो इसको। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या है, इसमें नन है, इसमें नन है, इसमें एंड है, इसमें एंड है, इसमें बट है, इसमें बट है, मतलब नन एंड और बट आ गया, नन एंड और बट आ गया। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों में कॉमन क्या है, पा पा, लो ने, ये आ गया। तो इसने पूछा, अब इसमें मैं काट दूंगा बट एंड और नन, तीन तीन कॉमन आ रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं SIC का क्या है, नो है एक नंबर से, और LE का क्या है, F है, इफ, ये बनता है। पहले से मैं बता सकता हूं कि नो का क्या आएगा, क्योंकि 6 से मैं पहले से काट के बता दिया मैंने, इसमें आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें नो है, इसमें देखो, इसमें नन, इफ, विल नहीं है भाई, दो ही मैच करेंगे इसमें, नन, इसमें ली और SE दो ही मैच कर रहे हैं, बस ये दो ही मैच कर रहे हैं। अब इसमें नो का, अब यहां दो बच गए, NE और SIC, यहां पर NO और विल बच गया, यहां पर नोट और आल बच गया, यहां पर P और B बच गया। तो अपने को तो नो का बताना है। अब यहां नी और सिक, पहले वाले को भूल जाओ, पहले वाला एक बार भूल गए, पहले वाले में तो आंसर निकल रहा है एक से, दूसरे पहले को भूल के दूसरा कहता है अकेले से आंसर निकालो, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। जब मैंने अकेले से निकाला तो NE और SIC, इसमें नो और विल बच रहा है, मतलब संभावना रूप ही आ रहा है इसका आंसर, करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, एक संभावना रूप में आंसर आ रहा है। इसलिए मैं कह दूंगा कि मेरा यह आंसर बिल्कुल सटीक नहीं है, ये इसमें नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको एक बार इरेज कर दूंगा। इसको मैं कह दूंगा ये दूसरे से नहीं है, केवल एक पर्याप्त है जी, इसमें एक से आंकड़े से मैं उत्तर दे सकता हूं, इसलिए मेरे पास एक पर्याप्त है। ये तो सेम ही हो गया। ये देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यहां पर क्या है। सबसे पहले इसमें देखते हैं, अपने को लिखा इसने 865 और 712। जब भी बड़ी संख्याएं हों और छोटा उसके बीच में कोई पूछता हो अपने से, तो इनके ना नंबरिंग को प्लस करके देखा करो, क्योंकि लगभग यही होता है, या इनका जो अंतर है वो बीच की स्क्वायर जो 9 की हो सकती है, बस इतना हो सकता है। लेकिन 65 और 12 में 81 नहीं बनता, ज्यादा का फर्क आ रहा है। तो इसको प्लस करेंगे, 8 + 6 + 5 11 हो गया, 11 19 हो गया टोटल, और इधर प्लस करेंगे 7 + 1 + 2, ये 10 हो गया, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 9 होता है, जो कि 9 यहां आया हुआ है। यहां देखें 9 + 8 + 2, फिर ये 19 बन गया, और यहां देखें 5 4 3, इनके बीच में प्लस 5 4 9 9 और 3 12 आ गया, इनके बीच में आ गया 7, माइनस करने पर 7 आ गया, तो 7 अपना आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अब दोस्तों, 5 पुरुष PQRST, 6 महिला IJKLMN, PQ और K वकील हैं। देखो 5 पुरुष है, ये मैं बता देता हूं एक बार, ये 5 पुरुष हैं PQRST, मतलब मेल कैंडिडेट हैं। कौन कौन, PQRST, ये मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं IJKLMN, 2 2 4 2 6, 6 कैंडिडेट फीमेल हैं और 5 कैंडिडेट मेल हैं, टोटल 11 बंदे हैं। PQ और K वकील हैं, PQ और K वकील हैं। अब देखो दोस्तों, PQ और K ये वकील हैं जी, ये वकील हैं। RSIJL इंजीनियर हैं, RSIJ और L इंजीनियर हैं। इसके बाद बात करता है नेक्स्ट, शेष डॉक्टर हैं। शेष डॉक्टर में कौन रहेगा, PQ आ गया, K आ गया, ठीक है, RS आ गया, और IJL आ गया, IJ और L आ गया, तो कौन रह गया, T M और N, ये क्या है, ये डॉक्टर है, ठीक है जी।
तो इन स्थितियों का दिन 11 व्यक्तियों में से कुछ टीमों का चयन किया जाता है, कुछ टीमों का चयन किया जाता है। PIN को एक साथ रखना है मेरे दोस्तों, PIN को एक साथ रखना है, PI और N, इन तीनों को एक साथ रखना है, एक टीम में रखना है, तीनों को एक साथ रखना ही रखना है। चलो जी आगे चलते हैं। फिर इसने कहा Q को S या K के साथ नहीं रखा जा सकता। Q है ना, वो S और K के साथ नहीं आ सकता। जहां S आएगा वहां Q नहीं आना चाहिए, और जहां K आएगा वहां भी Q नहीं आना चाहिए। मतलब S और K के साथ Q को नहीं रखा जा सकता। ठीक है जी। T और J एक साथ रखना है, T और J को एक साथ रखना है। T है ना, उसके साथ के J बंधा होना चाहिए। T और J जो है वो एक साथ आना चाहिए दोस्तों, दोनों को एक साथ रखना है इनको। ठीक है जी। S को I के साथ नहीं रखा जा सकता, S को I के साथ नहीं रखा जा सकता। इस टीम में I है, मतलब यहां S नहीं आ सकता, यहां S नहीं आ सकता, और यहां S नहीं आ सकता, मतलब इस टीम में Q को अपने शामिल कर सकते हैं। Q को लाना चाहें तो ला सकते हैं इसके अंदर। चलो ठीक है जी, Q आ सकता है, मतलब S के साथ Q नहीं आता तो Q आ सकता है यहां पे। ठीक है जी। R को J के साथ नहीं रखा जा सकता, R को J के साथ नहीं रखा जा सकता, और R को J के साथ, इन दोनों के साथ, ये दोनों साथ में आएंगे, और R जो है ना वो इनके साथ नहीं आएगा। R को J के साथ नहीं रखा जाता, T और J तो साथ में आएंगे, और R को इसके साथ आप नहीं रखा जा सकता। यदि टीम में 2 पुरुष वकील, 2 महिला इंजीनियर और 1 डॉक्टर हो तो टीम के सदस्य होंगे। अब देखो दोस्तों, ये तीनों तो PIN तो टीम में आ ही आ रहे हैं, PIN 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 PN, इसमें 2 L आ गए तो ये तो दिक्कत हो रही है। चलो आई होगा, एक देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूं इसमें एक आई न हो कहीं। क्वेश्चन पेपर कहां गया? एक आई है जी इसमें, ये आई है, ये आई है। ठीक है दोस्तों, PIN तीनों में आ रहा है। अब इसने कहा टीम में 2 पुरुष वकील, वकील कौन कौन से हैं? P और Q। 2 पुरुष वकील हैं, 2 पुरुष वकील होने चाहिए। एक तो P वकील आ गया, और इसमें कोई वकील नहीं है, क्योंकि पुरुष P और Q 2 ही वकील हैं, उसके अलावा कोई वकील नहीं है। तो इसमें Q आ सकता है, फिर इसमें Q आ सकता है, K भी आ सकता है। ठीक है, K भी आ सकता है, तो Q और K दोनों में से कोई एक आ सकता है। Q भी आ सकता है और K भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक को लेना है। Q आएगा तो K नहीं आएगा, K आएगा तो Q नहीं आएगा। चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। फिर आगे चलते हैं। 2 पुरुष हो गए, एक पुरुष ये हो गया, और एक इनमें से हो जाएगा। 2 पुरुष वकील हो गए, 2 महिला इंजीनियर, 2 महिला इंजीनियर, इंजीनियर I इंजीनियर है, और इंजीनियर कौन है? N जो है वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर तो पूरा हो गया, N डॉक्टर, यहां डॉक्टर आ गया। अब 2 महिला इंजीनियर, तो PIN सभी में है, Q आ सकता है, और PIN K आ जाएगा, तो L। हाँ सुनो, 2 पुरुष हो गए टीम में, 2 पुरुष पक्के हो गए अपने। 2 पुरुष तो इसमें मैंने एक तो P बता दिया, और एक Q और K में से एक आएगा, तो 2 पुरुष वकील आ गए। 2 महिला इंजीनियर छोड़ दो, एक बार डॉक्टर अपना पूरा हो चुका है। अब अपने को महिला इंजीनियर लेके आनी है, PKIN। अब देखो इसमें अगर मैं Q को लेता हूं तो P और Q आ गए, P और Q आ गए, तो अब यहां K नहीं आएगा, तो PQIN रखना है, PIN तीनों को रखना ही रखना है। और इसके बाद इसने कहा, अब मैं यहां पर R को लेके आता हूं, अगर R को लेके आता हूं, इन तीनों को रिजेक्ट कर दूंगा, तो R यहां आ सकता है, R यहां पे आ सकता है, R यहां पे आ सकता है। PIN Q आ गया, तो J को लेके आएंगे तो T को साथ में रखना पड़ेगा। T और J दोनों अलग अलग हैं, T और J दोनों अलग अलग हैं। T और J ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो एक बार इनको नहीं लेके आए तो बढ़िया रहेगा। और S को छोड़ के अपने K को लेके आते हैं, तो Q को नहीं लाना, यहाँ K ले लिया, तो एक वकील ये हो गया, एक वकील ये हो गया, और एक इसमें से वकील हो गया, ये डॉक्टर बन गया। इंजीनियर लाना है। इंजीनियर कौन कौन से हैं? इंजीनियर S तो आ ही नहीं सकता किसी कीमत पे, यहाँ पे R आ सकता है यहाँ पे, तो R को इंजीनियर रख देंगे अपने।
लेकिन आर को रखें तो ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं अपने को शो कर रहा। आर ऑप्शन में शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसने पूछा कौन से सदस्य बनाए जा सकते हैं। आर आ गया तो टी और जे को एक साथ रखना है। टी और जे, ऑप्शनों में जे के साथ टी नहीं आ रहा। एल, एल को पी आई एन, पी क्यू आई एन, और जे को लेके आ सकता हूं। जे को इसके साथ रखने से टी और जी एक साथ रखना है, तो यहां पर जे नहीं बन रहा, तो एल पी आई एन, पी आई एन और एल, एल आ जाएगा एक। एल को अपने रख सकते हैं। देखो दो, अब देखो यहां पर एक बार थोड़ा सा देखना दोस्तों, मैं बता देता हूं इस टीम को। यहां एस है, एस लिख रहा हूं। देखो थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इतना लंबा चौड़ा। देखो पी आई एन, ये तीनों को तो साथ रखना ही रखना है। अब पी को रखूंगा तो इसमें पी वकील बन गया, और यहां पर के और क्यू का पंगा है, तो मैं यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग के और क्यू में दोनों में से एक ले लूंगा, तो एक वकील आ जाएगा। ठीक है। आई के साथ यहां एन आ गया, एन एक डॉक्टर हो गया, मतलब ये प्लस का साइन लगा देता हूं, ये डॉक्टर हो गया। अब आई और एल, आई और एल की बात करूं तो दो महिला इंजीनियर होगी, दो इंजीनियर हो गए, दो महिला इंजीनियर। आई और एन, आई और एन दोनों महिला इंजीनियर है, बिल्कुल दोनों महिला इंजीनियर है। और दो पुरुष वकील, पुरुष वकील पी क्यू आर, पी और क्यू दोनों पुरुष वकील हो जाएंगे। के नहीं आएगा, यहां पर पी आएगा जी। दो पुरुष वकील रखने हैं तो यहां पे क्यू आएगा, यहां पे क्यू आएगा। दो पुरुष वकील हो गए, एक महिला हो गई, एक डॉक्टर हो गया, सारे हो गए, टीम के सदस्य होंगे। तो पी आई एन, पी आई एन तीनों में आ रहा है। अब क्यू और एल देखना है किस किस में आ रहा है। क्यू और एल एक साथ, क्यू और एल, पी आई एन आ गया, क्यू और एल एक साथ आ गया, तो डी नंबर इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन में था दोस्तों, इसका डी ऑप्शन जो है वो हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इसी का इंग्लिश मीडियम है दोस्तों। तो ये था अपना आज का जो पेपर है, अपने कैसे सॉल्व किया है। 2022 कंप्यूटर निदेशक के अंदर जिस हिसाब से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, वो आपके सामने रखे हैं। अगर आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो ये आपके सामने ऑनलाइन बैच है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना, और अगर आपने रीजनिंग का कोर्स लेना है तो आप भविष्य कोचिंग ऐप के अंदर रीजनिंग का कोर्स भी ले सकते हैं, और अलग अलग तरह की कोचिंग इसमें करवाई गई है अपने पास। SCI की बात करें, BCI की बात करें, ओनली टेक्निकल की बात करें तो ये टेक्निकल, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हैं। इनके प्राइस आपके सामने लिखे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।